दामाद? दादी ने कुछ पल के लिए सोचा। तो फिर अर्पित का क्या? दादी को याद है कि मैंने तो तुम्हें उसी के हवाले किया था। फलक हल्के से मुस्कुराई और बोली, अर्पित और मैं बस अच्छे दोस्त हैं दादी, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूं, अपने फैसले खुद ले सकती हूं, और जिस दिन मैंने संस्कार से शादी की थी उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी उसे सौंप दी थी। बोलते हुए फलक ने धीरे से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और संस्कार का बड़ा हाथ थाम लिया जो उसकी गोद पर रखा था। फिर उसने वो हाथ उठाकर दादी के हाथ में रखा और प्यार से बोली, दादी, मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या आप भी मेरी पसंद को अपनाकर उसे पसंद करेंगी? दादी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हल्का सा हिलाते हुए बोली, ठीक है। जब उसने मेरे साथ पियानो बजाया था तभी से मुझे वो अच्छा लगा था। अब दादी उसे पसंद करती है। हाँ 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 मम्मी, संस्कार बहुत अच्छा लड़का है, आपको वो जरूर पसंद आएगा। हमारा परिवार बहुत खुश रहेगा। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उनके हाथों पर रख दिया। फलक का दिल इस पल से भर गया। अगर जिंदगी ऐसी हो तो उसे अब कोई अफसोस नहीं रहेगा। वो चुपचाप उस आदमी को देखने लगी। संस्कार भी उसे ही देख रहा था। उसकी संकरी आंखों में प्यार भरे जज्बात थे जिन्हें देखकर फलक के घुटनों में अजीब सी कमजोरी सी महसूस हुई। फलक शर्मा गई और नजरें फेर लीं। नाश्ते के बाद संस्कार खुद फलक को सेट तक छोड़ने आया। जब वे सेट पर पहुंचे, फलक ने अपनी सीट बेल्ट खोलनी शुरू की। संस्कार, मैं अब जा रही हूं। ठीक है, संस्कार ने स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी फलक पर टिकी थीं, वो गहरी, काली आंखें। फलक का चेहरा लाल हो गया। उसे याद आ गया कि बीती रात वो दोनों कैसे एक दूसरे में उलझ गए थे। झगड़े के बाद अब वक्त था प्यार और अपनापन जताने का। फलक आगे झुकी, उसके खूबसूरत चेहरे को अपने छोटे से हाथ में थामा और उसके गाल पर जोर से मुआह किया। संस्कार, अब मुझे वाकई में सेट पर जाना है। वो मुस्कुराते हुए फिर से पैसेंजर सीट पर लौट गई। ठीक है, प्यार में तो लिहाज चलता ही है। अचानक वो आदमी उसके करीब आया, उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसके लाल होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और कहा, वाइफी, मैं तुम्हें मिस करूंगा। फलक झट से कार से बाहर निकल आई। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो उसके मीठे शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर वो वहां और रुकती तो सच में उसके प्यार में पिघल जाती। ये जानते हुए कि वो पीछे से उसे देख रहा है, फलक जल्दी से सीढ़ियां चढ़ी और दौड़ते हुए सेठ के दरवाजे तक पहुंच गई। संस्कार ने जाते हुए फलक को देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें हटा लीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बेंटली लेकर वहां से निकल गया। जब फलक सेट पर जाने ही वाली थी तभी उसका फोन बजा। कॉल अर्पित का था। हेलो, फलक ने बिना झिझक फोन उठाया। हेलो फलक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जावा कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी भारी सी लग रही थी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। फलक ने फोन काटा और वापस मुड़ गई। चाहे अर्पित अब उसकी तलाश न भी करे, फिर भी उसे उससे एक जरूरी बात करनी थी। कैफे में अर्पित अभी भी कल वाले कपड़े पहने हुए था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थीं। वो पूरी तरह से थका हुआ और बेजान लग रहा था। फलक उसके सामने आकर बैठ गई। अर्पित ने फलक की तरफ देखा, जो किसी भी ताजा गुलाब से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे हमेशा से पता था कि वो खूबसूरत है, लेकिन अब वो दिन ब दिन और भी ज्यादा हसीन होती जा रही थी। 20 साल की वो लड़की अब उस उम्र में थी जब हर चीज खिलने लगती है। वेटर 2 कप कॉफी लेकर आया। अर्पित का गला सूख रहा था तो उसने एक घूंट कॉफी पिया और फिर धीरे से बोला, फलक, तुम्हें ये कैफे याद है जब तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी? तुम पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थीं। हर दिन शाम 5 बजे तुम यहीं बैठती थीं, कॉफी पीती थीं और पढ़ाई शुरू कर देती थीं। हाँ, फलक ने कैफे में इधर उधर देखा
और हल्की सी गर्म मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हर बार जब मैं यहाँ आती थी, चाहे कैफे में कितने भी लोग क्यों न हो, ये कोना हमेशा खाली ही रहता था। बाद में मुझे पता चला कि तुमने इसे मेरे लिए रिजर्व करवा रखा था। वो लड़की जो कभी कांटों की तरह तनी रहती थी, अब बहुत नरम और शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे किसी खुशनुमा पल को याद कर रही हो। अर्पित की आंखों में चमक थी। वो बाप बहुत खुश था। 3 साल? उसने 3 साल से उससे ऐसे बात नहीं की थी। फलक, हमारे बीच 20 साल की यादें हैं, लेकिन तुम और संस्कार, तुम दोनों की जान पहचान तो कुछ ही समय की है। फिर इतना अपनापन कैसे? अर्पित ने पूछा। फलक की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो शांत थी। उसने अपने कप में चम्मच से कॉफी घुमाई, उसकी गोरी और नाजुक उंगलियों से। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। 3 महीने पहले, जब तुम उस यंग मॉडल के साथ बिस्तर में मसरूफ थे, मैं अकेली बार में बैठकर अपने आंसू पी रही थी। तभी कोई मुझे परेशान करने लगा, और वहीं मुझे संस्कार मिला। दूसरी बार जब मैं मिश्रा हाउस छोड़कर निकल रही थी, हल्की सी बारिश हो रही थी। तब भी वो मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ने आया। हमारा साथ ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हर बार वो सही वक्त पर, सही जगह पर आया, जैसे कोई शूरवीर जो हमेशा मेरी मदद को हाजिर हो। उसने मुझे उसी वक्त वो खुशी दी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन फलक, संस्कार तो हमेशा तब आता है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। वो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा है, ये प्यार नहीं है। फलक ने चम्मच नीचे रख दी और धीरे से सिर उठाया। जब वो मेरी नजरों से ओझल होता है, मुझे उसकी कमी महसूस होती है। जब वो सामने होता है, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे खींचता है। मैं उसके साइडबर्न्स के बारे में भी सोचती रहती हूँ। अगर वो किसी और लड़की की तरफ देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मेरी आंखें सिर्फ उसी को ढूंढती हैं। अर्पित, तुम ही बताओ, अगर ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? अर्पित का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। उसने तो सोचा था कि शायद वो उसे मना लेगा, पर उसे क्या पता था कि वो इतनी साफ साफ बात कह देगी। हाँ फलक, तुमने उसे अपना प्यार दे दिया, तो मैं क्या था? क्या हमारे 20 साल तुम्हारे इन 3 महीनों से हार गए? शायद अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जैसे ये कैफे, ये कभी मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, मेरी पसंदीदा सीट कोई और ले चुका था, तो मैंने समझौता कर लिया और ये जगह चुन ली। तुम जानते हो, ये कॉफी मेरे हाथ में पहले मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन 3 साल बाद अब इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फलक, संस्कार तो हर बार तब आता है जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है। ये मोहब्बत नहीं, एहसान है। फलक ने चम्मच नीचे रखा और धीरे से सिर उठाया। जब वो नहीं दिखता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है। जब वो सामने आता है तो मैं शर्मा जाती हूँ और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं उसकी खुशबू की दीवानी हो गई हूँ। मैं तो उसके साइडबर्न्स, बालों की लटें के बारे में भी ख्वाब देखने लगी हूँ। अगर वो किसी और लड़की की तरफ देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मेरी आंखों में बस वही बसा है। अर्पित, तुम ही बताओ, अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? अर्पित का चेहरा खुशी से फीका पड़ गया। वो उसे बहकाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी साफ गोई से सब कुछ कह देगी। हाँ फलक, तुमने उसे अपना प्यार दे दिया, तो मैं क्या हूं? हमारे बीते 20 साल उसकी 3 महीने की मौजूदगी से भी कम है। शायद अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जैसे ये कैफे अब मेरा फेवरेट नहीं रहा। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मेरी पसंदीदा जगह किसी और ने ले ली थी, तो मैंने ये टेबल चुन ली। तुम्हें याद होगा, ये कॉफ़ी जो मैं हाथ में लिए बैठी हूँ, पहले मेरी सबसे पसंदीदा थी, लेकिन अब 3 साल तक कॉफ़ी ना पीने के बाद इसका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं पलक, अर्पित ने दर्द भरे स्वर में कहा। उसने फलक का नन्हा हाथ थामा और उसकी आंखों में पीड़ा और बेचैनी थी। आओ, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें।
मैं 3 साल से तकलीफ में हूँ। अलका ने मेरे लिए अपनी पेशानी कटवाई थी। मुझे उससे बस एक अपराध बोध था, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो तुम हो फलक। हम मिलकर अलका की भरपाई कर सकते हैं। चलो साथ में रहो। हाँ, फलक ने हाथ झटकते हुए कहा। उसकी आंखों में मजाक था, मगर अर्पित को चोट पहुंची। अर्पित, तुम्हें क्या हक है मुझसे ये कहने का कि मैं अलका की भरपाई करूं? 3 साल पहले अलका ने तुम्हें बचाते वक्त अपनी पेशानी कटवाई थी। तुम उसके लिए खुद को कुर्बान कर बैठे, बस इसलिए कि तुम्हें अफसोस था। आजकल की दवाइयां बहुत आगे हैं। उसकी चोट तो एक मामूली सर्जरी में ठीक हो सकती थी। तुमने उस एक चोट को मोहब्बत का कर्ज बना दिया। जब तुम उसकी नरमी में डूबे थे, तब तुमने प्यार जताने का हक खो दिया। हाँ, हाँ। अर्पित का चेहरा अब जिद और थोड़े गुस्से से भरा हुआ था। इतना सब कहने के बाद भी ये साफ है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गया है। जाहिर है तुम मुझे नहीं चुनोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास संस्कार है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या वाकई तुम्हें उससे प्यार है? तुम कहती हो कि सिर्फ 3 महीने में तुम्हें उससे प्यार हो गया। मुझे यकीन नहीं होता। फलक की आंखों में अर्पित के लिए दया और हमदर्दी थी। कुछ लोगों के लिए, भले ही आप किसी को 20 साल से जानते हो, फिर भी आप कभी नहीं जान पाते कि वो असल में कैसे हैं, जैसे तुम। और कुछ लोगों के लिए भले ही पहली बार मिले हों, ऐसा लगता है जैसे उन्हें जिंदगी भर से जानते हों, जैसे मिस्टर जिंदल। किसी औरत के लिए किसी मर्द से प्यार हो जाना इतना मुश्किल नहीं होता। बस दिल की धड़कनें तेज करने वाला एक लम्हा चाहिए। मिस्टर जिंदल के बारे में फलक को हमेशा लगता था कि वो उसे पहले से जानते हैं। वो एहसास, वो जुड़ाव, वो खिंचाव हर बार उसे उसी ओर खींच ले जाता था। फलक, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। अलका और मैंने शादी की तारीख तय कर ली है। मैं बस एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। फलक ने जवाब नहीं दिया था। हाँ हाँ, फलक, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहती कि मैं अलका से शादी करूं। अर्पित, मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए नफरत नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। शायद मुझे पता है कि अगर तुम शादी करोगे तो ज्यादा दुखी रहोगे, बजाय इसके कि ना करो। लेकिन तुम दोनों मेरे सामने शादी के लायक नहीं हो। नहीं, फलक, अर्पित ने दुख भरे स्वर में कहा। उसने फलक का छोटा सा हाथ पकड़ रखा था। उसकी आंखों में दर्द, घबराहट और पछतावा साफ दिख रहा था। चलो, अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। पिछले 3 सालों से मैं टूट चुका हूं। अलका ने मेरी वजह से अपने माथे पर चोट खाई थी। मैं बस उसी के लिए गिल्टी फील करता था। जिससे मैं प्यार करता हूं वो तुम हो, फलक। हम अलका की भरपाई किसी तरह कर देंगे। चलो साथ रहें। हाँ, फलक ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिख रहा था और वो अर्पित को चीर गया। अर्पित, तुम्हें क्या हक है मुझसे कहने का कि मैं अलका की भरपाई तुम्हारे साथ रहकर करूं? 3 साल पहले उसने तुम्हें बचाते हुए अपने माथे पर चोट ली थी। तुमने अपराध बोध महसूस किया और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब तो दवाइयां इतनी एडवांस्ड हैं, एक मामूली सर्जरी से वो निशान मिट जाता। लेकिन तुमने उस गिल्ट को प्यार का कर्ज बना दिया। जब तुम उसकी कोमलता में डूबे हुए थे, तब तुमने मुझसे प्यार जताने का हर हक खो दिया। हाँ, हाँ, हाँ। अर्पित के चेहरे पर जिद और हल्की सी सनक सी थी। इतना सब कहने के बाद भी ये साफ है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गया है। इसलिए तुम मुझे नहीं चुनोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास मिस्टर जिंदल है। अब अपना हाथ दिल पर रखकर सोचो फलक, क्या तुम सच में उनसे प्यार करती हो? क्या 3 महीने में ही किसी से ऐसा प्यार हो सकता है? तुम। मैं धीरे धीरे उठी। अर्पित, मैंने सब कुछ पहले ही साफ कर दिया है। हमारी जान पहचान के लिए यही सबसे अच्छा जवाब है।
कृपया मुझ पर कोई बेहुदा हरकत करने की कोशिश मत करना और न ही खुद पर इतना फिदा होना। मेरे सामने कम से कम अपनी थोड़ी इज्जत तो बनाए रखो। मैं पलटी और वहां से चली गई। मेरे जाने के बाद अर्पित के पीछे एक हैंडसम शख्स आकर खड़ा हुआ। वह आदमी एक काले ऊनी कोट में था और बेहद रौबदार दिख रहा था। मैं, अर्पित, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप चाहते थे कि मैं फलक का प्यार भरा इजहार सुनूं, जो उसने मेरे लिए किया? मीटर जिंदल ने पूछा। उसकी तीखी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। अर्पित निराशा में खड़ा हो गया। क्या अब तुम खुश हो? आखिरकार तुमने फलक को मुझसे छीन ही लिया। मीटर जिंदल खिड़की से बाहर देख रहा था, उस लड़की की खूबसूरत झलक पर जिसकी वह बात कर रहा था। उसकी आंखों में कोमलता थी। नहीं, मैंने फलक को तुमसे छीना नहीं है, बल्कि तुमने उसे खो दिया। मैं, जिंदल अपने कदमों को उठाता है और वहां से चला जाता है। खो दिया? अर्पित हंस पड़ा। हाँ, उसने मान लिया कि उसने उसे खो दिया। पिछली रात उसे समझ आ गया था कि फलक को मैं, जिंदल से प्यार हो गया है। आज वह बस इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। उसने जानबूझकर मिता ने जिंदल को बुलाया था ताकि वह खुद सुन सके। उसे लगा था कि अगर उसकी बातों में कहीं भी थोड़ा भी जज्बात बचे होंगे तो वह फलक को फिर से पालेगा और अलका से ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फलक बिल्कुल सही थी। जब 3 साल पहले अलका ने अर्पित की जान बचाई थी तो उसके पास उसे शुक्रिया कहने के लाखों तरीके थे, लेकिन उसने उसे डेट करना चुना और उसी में खो गया। लेकिन फलक, तुम ये कभी नहीं समझोगी, क्योंकि अलका तुम्हारी बहन थी। तुम्हारे मुकाबले वो इतनी करीब थी और फिर भी इतनी दूर। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब उसे अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेनी चाहिए। फलक ने अब उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। माँ का कॉल था। हेलो अर्पित, तुम अलका के कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मुझसे अब शादी नहीं करना चाहते? अभी अभी श्रुति ने कॉल करके बताया कि अलका ने घर पर आत्महत्या की कोशिश की थी। शुक्र है कि समय पर पता चल गया। अर्पित, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। अब तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो मम्मी, मैं अलका से मिलने जा रहा हूं। अर्पित अलका के घर गया। वह अलका के कमरे में गया और माँ बेटी को एक दूसरे को गले लगाकर रोते हुए सुना। अलका, तुम इतनी नादानी कैसे कर सकती हो? तुमने तो अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की थी। तुम्हारे और अर्पित के बीच ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि अर्पित अब तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हारा रिश्ता शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। अर्पित इतना बेरहम नहीं हो सकता। मम्मी, मैं अर्पित के बिना नहीं जी सकती। अगर उसने मुझे नहीं चाहा तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अब जीना नहीं है। आह! अर्पित ने बेडसाइड कैबिनेट पर एक तेज कैंची देखी जो शायद अलका की आत्महत्या की कोशिश का सबूत थी। अलका! अर्पित अंदर गया। अर्पित, तुम आ गए। अलका ने उसे देखा और तुरंत बिस्तर से कूद गई। वह अर्पित के गले लग गई और रोती हुई बोली, अर्पित, तुम आखिरकार आ गए। मैं तो सोच रही थी कि तुम अब मुझे नहीं चाहते। पिछली रात तुमने मुझे गलत समझा था। मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है। मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्पित का चेहरा शांत था। उसने अलका को वापस बिस्तर पर लिटाया और धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने उसका सिर उठाया और बालों को सुलझाते हुए उस हल्के से गुलाबी निशान को देखा। अलका, शादी होगी, लेकिन अब कोई और बेवकूफी मत करना। तुम मेरी मिसेज गोयन का बनोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार और देखभाल दूंगा। सच में? अलका को उम्मीद नहीं थी कि अर्पित इतनी आसानी से मान जाएगा। उसका चेहरा थका और भावहीन था, लेकिन वह अपनी बात मनवा चुकी थी। अर्पित, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चलो, आज दोपहर में शादी का जोड़ा ट्राई करते हैं। मम्मी ने कहा है कि 3 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। हम शादी कर लेंगे। मैं जल्द ही तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। ठीक है, अर्पित ने सिर हिलाया। आज अर्पित ने आखिरकार समझा कि जिंदगी कितनी दर्द दे सकती है जब उसके दिल से अलका को हटा दिया गया था। वह दर्द इतना गहरा था कि अब उसमें दोबारा किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं थी। इस समय
यह अलका ही उसकी पसंद थी और अब वह इस फैसले पर अंत तक अडिग रहेगा। खैर, अगर वो फलक नहीं भी होती तो कोई और भी होता। इस दोपहर फालक ने एंटरटेनमेंट की ताज़ा सुर्खियां देखीं। आर्पिट की मां ने खुद एक बयान जारी किया था कि वो अपनी बहू अलका से बहुत खुश है। उन्होंने सारी अफवाहों और झूठी रिपोर्ट्स को सिरे से नकार दिया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि आर्पिट और अलका की शादी 3 दिन में होने वाली है। इसे सदी की सबसे भव्य शादी कहा जा रहा है। 3 दिन? फालक का दिल जोर से धड़का। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। वो सोचने लगी कि क्या वो श्रुति को इससे पहले बेनकाब कर पाएगी और शादी को रोक सकेगी। तभी उसका फोन बजा। कॉल अमान का था। हेलो मैडम, आज सुबह श्रुति ने एक विदेशी नंबर पर कॉल की थी। ये बहुत संदिग्ध है। मैंने उस नंबर की जांच कर ली है और ये पक्का हो गया है कि वो कुसुम के घर का नंबर है। सच में? उन्होंने क्या बात की? फलक बहुत उत्साहित हो गई। हमें कुसुम के घर का पता इसी फोन नंबर से चला। अफसोस की बात है कि कुसुम की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा है कि उसे एडवांस स्टेज का कैंसर था। फालक काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नतीजा ऐसा होगा। कुसुम की मौत अचानक हो गई थी। प्रीति से जुड़ा हुआ सुराग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। श्रुति की एक कॉल से उसे बेनकाब नहीं किया जा सकता। वो बस इतना कह सकती है कि वो अपनी पुरानी नौकरानी की खैरियत पूछ रही थी। मैडम, डॉक्टर एरन को दादी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन उससे ये पता नहीं चल पाया कि 3 साल पहले दादी को कौन सी दवाइयां दी गई थीं। फालक का दिल बैठ गया। अब दोनों सुराग उसके हाथ से निकल चुके थे। दादी के दिमाग में ब्लड क्लॉट्स हैं। अगले 3 दिन में सर्जरी संभव नहीं है। और अगर दादी की याददाश्त लौट भी आए तो भी मुमकिन है कि उन्हें श्रुति की साजिश के बारे में कुछ याद न हो। अब वो क्या करे? फलक दोपहर के 3 बजे तक फिल्म सेट पर ही रही। इस दौरान उसने किसी को भी खुद को परेशान करने नहीं दिया। उसने एक पेन और कागज निकाला और उस पर कुछ बनाया। आखिर में वो खड़ी हुई और वहां से चली गई। फलक लंबी दूरी वाली बस में सवार हुई। वो उस पते पर गई जो अमन ने उसे भेजा था, कुसुम के घर का पता। करीब 6 घंटे की लंबी कार यात्रा के बाद जब फलक अपनी मंजिल पर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। कुसुम का घर किसी दूसरे शहर के पुराने गांव में था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कुसुम के माता पिता को उनका बेटा शहर ले गया था। यहाँ किसी के आने को बहुत समय हो गया था। दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का दरवाजा हिल रहा था। फलक ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने दीवार पर हाथ टिकाकर स्विच ढूंढा। पक! एकदम से लाइट जल उठी। कम से कम कुछ तो रोशनी है, उसने सोचा। फलक ने घर का मुआयना किया और पश्चिम दिशा वाले कमरे का दरवाजा खोला। उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि यही वह कमरा था जहां कुसुम रहा करती थी। उसने इधर उधर देखा और दराज खोला। दराज में कुछ चिट्ठियां थीं। फलक ने उन्हें पढ़ा। कुसुम एक समझदार और आज्ञाकारी बेटी थी। वह मिश्रा परिवार के यहाँ काम करती थी और हर बार अपनी तनख्वाह के चेक अपने माता पिता को भेज देती थी ताकि उनका खर्चा चला सके। उसने चिट्ठियों में उनसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को भी कहा था। फलक को समझने में देर नहीं लगी कि कुसुम को शायद पता चल गया था कि वह कैंसर के आखिरी स्टेज में है। इसलिए मरने से पहले उसने श्रुति और फलक की मां से मोटी रकम ली और फलक को फंसाया। फलक ने कुसुम की सुंदर और साफ सुथरी लिखावट देखी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एक चिट्ठी उठाई, मोड़ी और अपनी जेब में रख ली। घर में इससे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला तो फलक लौटने को तैयार हुई। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने देखा कि 4-5 आदमी काले कपड़ों में उसके सामने आ खड़े हुए। एक नजर में ही वो समझ गई कि ये बदमाश हैं। सबने अपनी कमर पर हाथ रखा और फलक को घूरते हुए बेहयाई से मुस्कुराए। हे, ये लड़की किस शहर से आई है? कितनी नाजुक और सुंदर है। मैंने इतनी प्यारी लड़की कभी नहीं देखी। ए लड़की, यहाँ अकेले रहकर क्या बोर नहीं होती? चलो, हम ही तुम्हारा साथ दे देते हैं। हाँ हाँ, उन गुंडों ने हंसते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगे। फलक डर के मारे पीछे हटी।
उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। वह सतर्क हो गई और उन्हें घूरते हुए बोली, तुम लोग कौन हो? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? हाँ, हमें किसी ने नहीं भेजा। हमने एक खूबसूरत लड़की देखी और बहक गए। थोड़ा मजा करना चाहते थे। बेबी, चलो ना। गिरोह का सरगना तेजी से उसकी ओर बढ़ा। हूँ। फलक पीछे नहीं हटी, बल्कि गुस्से में भरी आवाज में बोली, तुम जानते हो मैं किसकी पत्नी हूं? मेरे पति मिस्टर जिंदल हैं, जिंदल ग्रुप के प्रेसिडेंट। उनके पास ताकत है, सत्ता है। अगर तुमने मेरी एक भी बाल को छू लिया तो वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे नहीं पता तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन जिसने भी भेजा है वो तुम्हारा बुरा चाहता है। हो सकता है अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पति तुम्हें जान से भी मरवा दें। हर कोई फलक के आत्मविश्वास से डर गया। उन्होंने पहले कभी किसी लड़की को इतना शांत और बेफिक्र नहीं देखा था। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, बॉस, क्या जो उसने कहा वो सच है? क्या श्रुति पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसे कई केस हुए हैं जहां लोगों को चुप कराने के लिए मर्डर कर दिया गया। क्या बकवास है ये? बॉस ने अपने आदमी को जोरदार थप्पड़ मार दिया जैसे ही उसने श्रुति का नाम लिया। श्रुति ने तुम्हें भेजा है? वो तुम्हें कितने पैसे दे रही है? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उससे दोगुना दूंगी। फलक बोली। गिरोह का सरगना अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बुरी नीयत से मुस्कुराया। पैसे हमारे पास हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी है। लड़कों, क्या सोच रहे हो? अगर मैं ऐसी हुस्न की परी के नीचे मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। चलो। फलक समय पर नहीं बच पाई। सरगना उस पर झपटा और उसे जबरदस्ती टेबल पर झुका दिया। उसने एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया और दूसरे हाथ से उसके कपड़े खींचने लगा। फलक ने उसका हाथ काट खाया। दर्द के मारे उसने हाथ पीछे खींच लिया। फलक ने फिर उसके नीचे हिस्से में जोर से और सटीक लात मारी। सरगना ने पहले कभी इतनी तगड़ी और बहादुर लड़की नहीं देखी थी। वो दर्द से कराहने लगा। बाकी 4 लोग उसकी तरफ बढ़े। एक ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, जिससे फलक का सिर चकरा गया। उसका शरीर जब दीवार से जा लगा तो उसने पास पड़े एक जंग लगे कैंची को उठा लिया और अपने पास खड़े आदमी के कंधे में घोंप दिया। खून उसके चेहरे पर आकर बिखर गया। दूर हो जाओ, नहीं तो सबको मार डालूंगी। चारों आदमियों ने देखा कि उस लड़की के हाथ में हथियार है और वे चौंक गए। फलक ने मौका देखा और सामने कैंची झटका दी। सब उसे चकमा देने में लगे थे और उसी दौरान फलक भाग निकली। जल्दी करो, लड़की को भागने मत देना, सरगना चिल्लाया। फलक अपनी पूरी ताकत से दौड़ी। गांव की सड़क कीचड़ से भरी थी और वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। उसकी आंखें रात में काली बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसकी जिंदगी के लिए लड़ने की जिद और हिम्मत से भरी हुई। वो वहां नहीं मरेगी। उसकी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। काफी दूर दौड़ने के बाद उसने अचानक किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनी। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी और फलक ने अपनी आंखें ढक लीं। कोई गाड़ी आ रही है। फलक ने बेंटली का लोगो देखा और चौंक कर चिल्लाई, संस्कार! वो गुंडे खुद को बदकिस्मत मान रहे थे। ये बिल्ली बहुत तेज निकली। वो भाग गई क्योंकि वे लापरवाह हो गए थे। किसे पता था कि लड़की इतनी तेज दौड़ सकती है कि वे उसे पकड़ भी नहीं पाए। ओह शूट! कोई आ गया है, जल्दी करो और निकलो, गिरोह का सरगना बोला और तुरंत पीछे हट गया। कार का दरवाजा खुला और फलक ने उस जाने पहचाने हैंडसम शख्स को देखा तो उसने राहत की सांस ली। वह जमीन पर गिर गई। बच गई, बच गई। मैं तो मुसीबत में पड़ने ही वाली थी। फलक, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है कितना खतरनाक था यहां अकेले आना? संस्कार नीचे बैठ गया। उसने एक हाथ से उसके गाल थामे और ठंडी नजरों से उसे घूरने लगा। हे, फलक ने शरारत से पलकें झपकाईं, मुंह फुलाकर बोली, संस्कार, मैं तो डर गई थी पहले ही, डांटो मत ना। संस्कार के पास अपनी गौस्से को निकालने की कोई वजह नहीं थी। लड़की अभी भी हाँफ रही थी।
रात की ठंडी हवा उसकी खूबसूरत बालों पर पड़ रही थी। उसकी नाक ठंड से लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी, खुद को उसके करीब करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। संस्कार ने अपने अंदर के गुस्से को काबू में किया। अचानक उसे अपनी उंगली पर नमी महसूस हुई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने फलक को अपनी बाहों में खींचा और बोला, फलक, कहाँ लगी हो तुम्हें? ये खून क्यों बह रहा है? फलक ने अपनी बाहें फैलाकर मिस्टर जिंदल के गले लगना चाहा। जिंदल, ये खून एक गुंडे का है। मैंने उसे कैंची से मारा। जिंदल, मुझे कार तक ले चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। किसी ने मुझे पहले थप्पड़ मारा था। मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। मिस्टर जिंदल ने फलक को गोद में उठाकर कार तक पहुंचाया। उसका गाल सूजा हुआ था। मिस्टर जिंदल ने फर्स्ट एड किट खोली और सूजन कम करने के लिए कुछ दवा लगाई। उन्होंने बहुत नरमी से ये सब किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पलक को और तकलीफ न हो। लेकिन उनका चेहरा परेशानियों से भरा हुआ था। फलक ने तुरंत उनके हाथों को पकड़कर शर्माते हुए कहा, जिंदल, नाराज मत होना। अब दर्द नहीं हो रहा। उन गुंडों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मिस्टर जिंदल ने फर्स्ट एड किट बंद की और अपने हाथ पर मौजूद खरोंच को देख लिया। उन्होंने थोड़ा गुस्से में पूछा, अगर उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया होता तो? अगर कोई हादसा हो जाता तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने स्कूल में सेल्फ डिफेंस सीखा है, खासकर उन जैसे लोगों से निपटने के लिए। पिछले 3 सालों में कई मर्दों ने मुझसे फायदा उठाने की कोशिश की और मैंने उन सबसे निपटने के तरीके सीख लिए। एक राज बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बीवी न सिर्फ पढ़ाई में टॉपर रही है, बल्कि मैं एक चैंपियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी हूं। मुझे कोई हरा नहीं सकता। फलक मासूमियत से बोल रही थी, लेकिन मिस्टर जिंदल का दिल टूट गया जब उन्होंने ये सब सुना। वो भोली लड़की अपनी तकलीफ के बारे में परेशान भी नहीं थी। वो फलक के लिए बेचैन थे। उन्होंने 5 घंटे तक कार चलाई। रास्ते में उनके हाथ पसीने से भीग गए थे। 30 साल के जीवन में उन्होंने कभी खुद को इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया था। जब उन्होंने फलक को अकेले इस खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए सोचा, तो वो कांप उठे। उन्हें फलक को खोने का डर सता रहा था। फलक, अगर आगे तुमने ऐसा कोई बड़ा रिस्क लिया तो मैं मजबूरी में तुम्हारी जिंदगी में हस्तक्षेप करूंगा और तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड भेजूंगा जो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम्हारी लोकेशन की निगरानी करेंगे। नहीं, तुमने वादा किया था कि मुझे अपने तरीके से बड़ा होने दोगे। मैं एक पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं बनना चाहती। मैं आगे कुछ करने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी। मिस्टर जिंदल चुप रहे, लेकिन उनके हाथ फलक के मुलायम गालों को कसकर पकड़ने लगे। गाल बहुत नाजुक और मुलायम थे। आउच! फलक ने उनकी हथेली पर थप्पड़ मारा और हल्की सी संतुष्ट आह भरी। जिंदल, आज आप यहां क्यों आए हो? उस लड़की ने मासूमियत से सब कुछ बताया, लेकिन संस्कार को ये सब सुनकर बस तकलीफ हुई। वो बेवकूफ लड़की अपने साथ हुई तकलीफों को लेकर दुखी भी नहीं थी। संस्कार उसके लिए बेचैन था। उसने 5 घंटे से भी ज्यादा गाड़ी चलाई। रास्ते में उसके हाथ ठंडे पसीने से भीग गए थे। 30 साल की जिंदगी में उसने खुद को कभी इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया था। जैसे ही उसने सोचा कि फलक ने अकेले इतना बड़ा खतरा उठाया, वह फिर से पसीने पसीने हो गया। उसे फलक को खो देने का बहुत डर था। फलक, अगर तुमने आगे से कभी इतना बड़ा जोखिम उठाया तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देना ही पड़ेगा। मैं 2 बॉडीगार्ड्स भेजूंगा जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। नहीं, आपने वादा किया था कि मुझे खुद अपने बल पर आगे बढ़ने देंगे। मैं कोई पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं बनना चाहती। मैं आगे से कुछ भी करने से पहले आपको बता दूंगी। संस्कार कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने हाथों से फलक के गाल जोर से दबा दिए। उसके गाल बहुत मुलायम और नरम थे। उई माँ! फलक ने उसका हाथ झटका और हल्की सी आवाज के साथ कहा, संस्कार, आप आज यहां क्यों आए हैं? मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। इसलिए शूटिंग स्टूडियो में तुम्हें लेने गया, लेकिन वहां तुम्हारी असिस्टेंट प्रिट ने बताया कि तुम लंबी दूरी की बस से कहीं गई हो।
तो मैंने अंदाजा लगाया कि तुम यहीं आई होगी। संस्कार ने अपनी तीखी आंखें ऊपर उठाईं और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अकेले यहां आकर क्या मिलता है तुम्हें? फालक मन ही मन सोचने लगी, इनके चेहरे के हाव भाव देखो, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बिजनेस वर्ल्ड के तूफानों से जूझते हुए ऐसे मर्दों को अमीर घरानों की आपसी लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं होता। एक मर्द अपने करियर में बिजी होता है और किसी औरत की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। जैसे उसने आलका के साथ बर्ताव किया था, एकदम सख्त और बेरहम, लेकिन उसने कभी भी उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं किया। ये एक प्रभावशाली परिवार के मर्द का तरीका था। वो ऐसा करना पसंद नहीं करता था और न ही उसकी आदत थी। बिल्कुल, जब गुंडों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना ली थी। फालक ने अपनी जीन्स की जेब से फोन निकाला और स्क्रीन को स्लाइड किया। उसमें उस गुंडे की आवाज रिकॉर्ड थी। मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हें शूटिंग स्टूडियो से लेने गया था। तुम्हारी असिस्टेंट कुसुम ने बताया कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस बस से गई हो, तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यहीं आओगी। संस्कार ने फिर अपनी तीखी निगाहें उठाईं और हिकारत से मुझे देखा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्यों? अकेले यहां आकर तुम्हें क्या मिलता है? उसका वो अंदाज देखकर साफ था, वो मुझे नीचा दिखा रहा था। ऐसे मर्द जो बिजनेस वर्ल्ड की उठापटक में लगे रहते हैं, जैसे कि संस्कार, उन्हें अमीर घरानों की आपसी लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं होता। उनका करियर होता है और वो किसी औरत की पर्सनल जिंदगी में दखल नहीं देते। जैसे उसने अलका को सबके सामने अपमानित किया था, वो कटाक्ष बहुत तेज और बेरहम था, लेकिन वो उसे उस पार्टी में बेइज्जत नहीं करता, क्योंकि वो एक रसूखदार घराने की लड़की थी। संस्कार को ऐसा करने की आदत नहीं थी और न ही वो इसे जरूरी समझता था। बिल्कुल, जब उन गुंडों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, तब मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। फलक ने अपने जीन्स की जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर स्लाइड करते हुए कहा, ये सुनो, गुंडे की आवाज रिकॉर्ड है। बॉस, क्या उसने जो कहा वो सच है? क्या श्रुति पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसे कई केस होते हैं जहां लोगों का मुंह बंद करने के लिए हत्या कर दी जाती है। संस्कार की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने पीछे मुड़कर फलक की आंखों में झांका। उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी। हाँ, उसने सच में उसे कम आंका था। संस्कार के होठों के किनारे थोड़ी सी मुस्कान उभरी। तुम्हें कैसे पता चला कि श्रुति किसी को भेजेगी? जैसे ही पलक ने रिकॉर्डिंग चलाई, संस्कार को सब समझ आ गया। उसे पहले से पता था कि श्रुति किसी को भेजेगी, इसलिए उसने चुपचाप सब रिकॉर्ड कर लिया। मैंने दोपहर में अच्छे से सोचा। कुसुम और दादी से मिलने के सारे रास्ते अचानक कट गए। श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो सुबह कुसुम को ढूंढने के लिए क्यों कह रही थी? दरअसल वो जानती थी कि मैं उस पर नजर रख रहा हूं और उसने मुझे कुसुम के घर भटकाने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना उसी के बनाए जाल में कूद पड़ूं? शेर को पकड़ना है तो उसकी मांद में तो घुसना ही पड़ेगा। मुझे जानना था कि वो क्या चाल चल रही है। हर झूठ में कोई न कोई कमी होती है। मैं बस उसका अगला कदम देखना चाहता था। मैंने बस ये नहीं सोचा था कि उसके पैंतरे इतने घटिया होंगे। उसके पास कोई और तरीका नहीं बचा था, इसलिए उसने गुंडे भेज दिए। संस्कार ने उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन वो रिकॉर्डिंग ली मेलिंग पर केस करने के लिए काफी नहीं होगी। तुम्हारी क्या योजना है? फलक उसकी बाहों में सिमट गई और उसके ताजगी भरे खुशबू को महसूस करते हुए मुस्कुराई। उसने सोचा और कहा, अभी तक तय नहीं किया है। इस बार बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। जब भी कदम उठाऊंगी उसे पूरी तरह गिराकर ही उठाऊंगी। हाँ, संस्कार ने 2 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे चूमा। मेरी पत्नी, तुम हर दिन पहले से ज्यादा समझदार और प्यारी क्यों लगती हो? वो हमेशा से ऐसी ही थी। मौत के दरवाजे से लौट आना और दूसरों को उन्हीं के खेल में हराना उसके लिए आम बात थी। जब वह गुंडों से डील कर रही थी, तब भी वह शांत और समझदार थी। उसने एक गुंडे को चाकू मारा था
और जब खून उसके चेहरे पर गिरा तब भी वह नहीं घबराई। दुनिया में कितनी लड़कियां इतनी हिम्मती और साहसी होती हैं। चाहे वह बेघर हो जाती तब भी वह जिंदगी को शानदार तरीके से जी सकती थी। फलक के गाल गुलाबी हो गए। असल में उसके छोटे छोटे नखरे संस्कार के अनुभवों के सामने कुछ भी नहीं थे। वह परिपक्व और अनुभवी था, जबकि फलक मासूम थी। लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था और उसे अपने सबसे अनमोल खजाने की तरह चाहता था। फलक ने उसका सिर कसकर अपने सीने से लगा लिया और शर्माते हुए लेकिन प्यार से उसका जवाब दिया। ये बहुत अच्छा था। वह उसे लेने के लिए इतनी दूर से आया था। एक गहरे चुंबन के बाद फलक कार की पैसेंजर सीट पर लेट गई। संस्कार ने अपनी जैकेट उतारी और उसे ओढ़ा दी। फलक, चलो डिनर करते हैं। तुम्हारा क्या मन है खाने का? शहर में कहीं भी कुछ खा लेंगे, डिटूर लेने की जरूरत नहीं। फलक को उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बहुत लंबा सफर किया था। इतना भी कोई नहीं झेल सकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। ठीक है। 20 मिनट में संस्कार नजदीकी शहर पहुंच गया। फलक को एक हॉटपॉट वाली दुकान दिखी जो साफ सुथरी थी। उसने कहा, संस्कार, चलो हॉटपॉट खाते हैं। ठंड के मौसम में हॉटपॉट सबसे अच्छा होता है। संस्कार ने गाड़ी पार्क की। दोनों अंदर चले गए। वहां कुछ और टेबलों पर भी लोग थे। ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और संस्कार उसके सामने बैठ गया। फलक ने उसका सिर गले लगाकर शर्माते हुए मगर प्यार से जवाब दिया, बहुत अच्छा। उसने उसे लेने के लिए इतना लंबा सफर तय किया था। एक गहरे किस के बाद फलक कार की पैसेंजर सीट पर लेट गई। संस्कार ने अपनी जैकेट निकाली और उसे ढक दिया। फलक, चलो डिनर करते हैं। क्या खाना चाहोगी? हम यहीं शहर में ही कुछ खा लेंगे, कोई डिटूर नहीं लेना पड़ेगा। फलक को उसके लिए बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे इतना लंबा ड्राइव करना पड़ा था। एक लोहे जैसा मजबूत आदमी भी इतना सब नहीं झेल सकता। ठीक है। 20 मिनट में संस्कार पास के शहर पहुंच गया। फलक ने एक हॉटपॉट की दुकान देखी जो काफी साफ सुथरी लग रही थी, तो उसने सुझाव दिया, संस्कार, चलो हॉटपॉट खाते हैं। ऑटम में हॉटपॉट खाना सबसे अच्छा लगता है। संस्कार ने कार पार्क कर दी। दोनों उस हॉटपॉट दुकान में दाखिल हुए। वहां कुछ और टेबल पर भी लोग बैठे थे। फलक ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और संस्कार उसके सामने बैठ गया। वेटर ने उन्हें मेन्यू थमाया। फलक ने पहले कुछ डिशेस चुनी और फिर मेन्यू संस्कार को पकड़ा दिया। वह आदमी नीचे झुककर मेन्यू पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उसके साथ वक्त बिताती जा रही थी, वैसे वैसे वह उसके अनमोल गुणों को महसूस कर रही थी। वह पहले ऊंचे दर्जे के जगहों पर जाता था, बढ़िया खाना खाता था और सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स पहनता था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में आना उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। उसके स्वभाव में एक खुलापन था। उसने अपनी जैकेट उतारी और बगल की कुर्सी पर रख दी। सफेद शर्ट में वह खूबसूरत आदमी जब बिना हिले बैठा था तो वह एक मूर्ति जैसा लग रहा था। वह बेहद आकर्षक और शालीन लग रहा था। वह आम आदमियों से बिल्कुल अलग और ऊंचे दर्जे का प्रतीत हो रहा था। संस्कार ने कुछ डिशेस चुनी और मेन्यू वापस वेट्रेस को दे दिया। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, और 2 गिलास पानी भी ले आओ। ठीक है। वेट्रेस नहीं जानती थी कि वह आदमी कौन है, लेकिन उसे वह टीवी पर दिखने वाले हीरोज से भी ज्यादा हैंडसम और आकर्षक लगा। वेट्रेस ने शर्माते हुए और रोमांचित होकर हाँ में जवाब दिया। वेट्रेस के जाने के बाद फलक ने अपनी नजरें उठाईं और देखा कि आसपास की कुछ टेबलों पर बैठे मेहमान संस्कार को घूर रहे थे। छोटे शहरों की लड़कियां शायद ही कभी किसी ऐसे लड़के को देखती हैं जो संस्कार जितना शालीन और आकर्षक हो। यह नज़ारा उन लोगों के लिए हैरानी की बात थी, खासकर इसलिए क्योंकि वहां बैठी सारी लड़कियां 20 के आसपास की उम्र की थीं। वे अपने मुंह पर हाथ रखकर जिस तरह से हंस रही थीं, वे गर्मी में बिल्ली जैसी लग रही थीं। फलक को बेचैनी होने लगी। ये सब मेरे आदमी को इतनी भूखी निगाहों से क्यों देख रही हैं? क्या इन्हें लगता है मैं हूं ही नहीं? थोड़ी देर में वेटर 2 गिलास पानी लेकर आया। संस्कार ने एक गिलास उठाकर अपने होठों तक पहुंचाया ही था कि फलक ने कहा,
संस्कार, मुझे पानी पीना है। संस्कार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास रखे गिलास की ओर इशारा किया।